हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर राहुल्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल। ये जो आज वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स इन सर्विस जो कि इन फ्यूचर स्टडी लीव लेकर कोई भी ना कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या गाइडलाइन गवर्नमेंट द्वारा दी गई है कि वो इन सर्विस रहते हुए किस तरीके से स्टडी लीव ले सकते हैं, एसआरशिप में स्टडी लीव ले सकते हैं, पीजी करते हुए स्टडी लीव ले सकते हैं। तो वो सारी गाइडलाइंस हम आज गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो हम डायरेक्टली उस पीडीएफ की तरफ ही चलते हैं जो कि डायरेक्टेड की तरफ से हमको इशू की जाती है स्टडी लीव के रिगार्डिंग। ओके, नो सो आप सब देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो है 5 जुलाई 2022 का। ओके, तो इस ऑर्डर के अंदर जो हमें स्टडी लीव के जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो हमें सारी चीज़ दे रखी है। तो हम शुरू करते हैं। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग जो कि जो इन सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, उन सभी के लिए जो गाइडलाइन दे रखी है वो हम जानेंगे। तो उसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 17 एवं इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27/3/2021 के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त हेतु चयन होने पर कार्यमुक्त किए जाने की कार्रवाई ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान किया गया था, परंतु प्राय यह दृष्टिगत हुआ है कि चिकित्सकों को अनापत्तिक प्रमाण पत्र लेने के लिए अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस पैरा का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी इंटरव्यू के अंदर आप अपीयर होंगे तो उसके पहले जो भी इन सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हैं, एसआरस हैं, इन सबको एक एनओसी लेनी होती है डिपार्टमेंट से। उस एनओसी लेने के बाद में ही आप इन एग्ज़ाम्स और इन इंटरव्यूज़ के लिए आप जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया था कि आपको एक एनओसी लेनी होगी डिपार्टमेंट से जो कि जयपुर से इशू होती है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, काफ़ी टाइम लगता था इनके अंदर एनओसी इशू होने में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ अलग गाइडलाइंस बनाई गई है जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त नियमित एवं परिवीक्षा में कार्यरत चिकित्सकों, औषधि नियंत्रण संगठन के अधिकारी, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एवं समस्त मंत्रालयिक अधिकारियों आदि के लिए निम्नस्वार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी ये जो वीडियो है, जो स्टडी लीव के जो गाइडलाइंस हैं, ये सभी मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, फूड इंस्पेक्टर्स हो गए, सारे नर्सिंग ऑफिसर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, या सभी कर्मचारी जो कि आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन दे रखी है वो हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें हमको जो बताया गया है वो यह है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए समस्त परीक्षाओं, साक्षात्कार, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों आदि में सम्मिलित होने हेतु विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य नहीं होगा। तो इसमें ये चीज़ दे रखी है कि अब एनओसी जो हमको पहले लेनी होती थी किसी भी एग्ज़ाम के लिए या पीजी में जाने के लिए या कोई हायर स्टडीज़ के लिए, तो वो एनओसी लेना अब अनिवार्य नहीं है। तो अब क्या प्रोसीजर है वो हम इसके बारे में जानेंगे। उक्त अधिकारी एवं कर्मचारी परीक्षाओं, साक्षात्कार, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों आदि में सम्मिलित होने से कम 15 दिवस पूर्व अपने नियंत्रण अधिकारी को ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप होने तक के जरिए ईमेल द्वारा सूचना देंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सभी के लिए कि अगर आप सभी किसी भी नीट पीजी एग्ज़ाम है या हायर स्टडीज़ के लिए है या कोई इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको उस जिस दिन आपका एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है उससे 15 दिन पहले आपको ऑनलाइन माध्यम तो अब है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा अपने नियंत्रण अधिकारी हो सकते हैं आपके जो डीडीओ हैं,
आपके जो डीडीओ हैं वो हो सकते हैं, आपके जो इंचार्ज हैं वो सीएमएचओ साहब हो गए, सीएमएचओ ऑफिस के अंदर। इन सभी जगह पे आप एक मेल करना होगा आपको। जब आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम है उसके 15 दिन पहले आपको एक मेल करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपका किस लिए आप जा रहे हैं और किस दिन आपका एग्ज़ाम या इंटरव्यू है वो आपको लिखना होगा, और वो एक मेल आपको अपने डीडीओ से सिग्नेचर साइन करवा कर आगे आपके सीएमएचओ ऑफिस में फॉरवर्ड करना होगा। तो अब एनओसी की आवश्यकता नहीं है, अब आप 15 दिन पहले ईमेल पर सूचना देकर आप वो जा सकते हैं। और ये याद रखें, जो आप ईमेल करते हैं जिस एप्लीकेशन को, उसको आप फर्दर रेफरेंस के लिए सेव ज़रूर करके रखें ना। तीसरा पॉइंट जो ध्यान रखें वो है, परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात जो चिकित्सक, सहायक आचार्य, वरिष्ठ प्रदर्शक, सीनियर रेजिडेंशियल, डीएम, एमसीएच या अन्य कोर्स के लिए जाएंगे, उन्हें साक्षात्कार और परीक्षा से पूर्व अपने नियंत्रण अधिकारी को ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप होने तक ईमेल के द्वारा सूचना देनी होगी। अभी ऑनलाइन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है तो हम सभी को ईमेल करना होता है। परिवीक्षा अवधि का मतलब होता है आपका प्रोबेशन पीरियड। जिन चिकित्सक का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है वो किसी भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने से 15 दिन पहले अपने डीडीओ को, अपने सीएमओ साहब को, बीसीएमओ साहब को एक मेल करेंगे और उनको इंटीमेशन देंगे, इंटीमेशन लेटर समझ सकते हैं उसको हम, कि हम इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। तो वो कंपलसरी हो गया है अगर आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है तो। फोर्थ पॉइंट ले जानेंगे, अधिकारी कर्मचारी परीक्षाओं, साक्षात्कार, अन्य शैक्षणिक गतिविधियां, फॉर एग्जाम्पल पीजी, डीएनबी या उच्च अध्ययन कोर्स आदि में चयन होने पर नियंत्रण अधिकारी से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करेंगे। यानी आपको, अगर चयन आपका हो जाता है, आपने एप्लीकेशन दी 15 दिन पहले, उसके बाद में अगर आपका चयन होता है तो आपके ऑर्डर्स आते हैं, रिलीविंग ऑर्डर्स। तो उस रिलीविंग ऑर्डर के माध्यम से आप अपने नियंत्रण अधिकारी से रिलीव होकर अपने नए पद स्थापन और जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपका पीजी कोर्सेज हैं, हायर स्टडीज़ हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। समस्त नियंत्रण अधिकारी, अब नियंत्रण अधिकारी कौन कौन हो सकते हैं, जैसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रिंसिपल, अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अन्य। इनको क्या निर्देशित किया जा रहा है कि इनको कार्यमुक्त की सूचना संबंधित विभाग अध्यक्ष, फॉर एग्जांपल द निदेशक सर जो हैं जन स्वास्थ्य में, उनको आप 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपने 15 दिन पहले एक एप्लीकेशन लिख दी अपने नियंत्रण अधिकारी को कि हम इस दिन, जो भी आपका डे होगा उस दिन आप एग्ज़ाम देने या फिर आप नीट पीजी में अपीयर होंगे या कोई भी हायर स्टडीज़ के लिए आप जाएंगे। उसके पश्चात अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जयपुर डायरेक्टरेट से आपको एक रिलीविंग ऑर्डर आएगा, उसके माध्यम से आप अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से आप रिलीव हो सकते हैं और जा सकते हैं। और जो नियंत्रण अधिकारी आपके होंगे वो 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट्स डायरेक्टरेट सर को आगे जयपुर में भिजवाएंगे। तो अब एनओसी का जो पहले सिस्टम हुआ करता था वो डेवलप नहीं हुआ है, तो वो अभी आवश्यकता नहीं है, आप 15 दिन पहले दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च अध्ययन जैसे पीजी, डीएनबी, डीएम, एमसीएच और अन्य इंटरव्यूज और साक्षात्कार गतिविधियों की तैयारी के लिए किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा। अगर हम सोचें कि हमको तैयारी करनी है किसी नीट पीजी के लिए और हम स्टडी लीव ले लें तो वो चीज़ नहीं मिलती है। किसी तरह की तैयारी के लिए आपको स्टडी लीव नहीं दे होगा। उक्त में से किसी भी चयन होने पर राजस्थान सेवा नियम 121 के अनुसार बंध पत्र प्रस्तुत करने के साथ नियमानुसार अध्ययन अवकाश या फिर असाधारण अवकाश आपको स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चिकित्सक राजमेस में लगे हुए हैं, राजमेस मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लगे हुए हैं, उनका क्या है। राजमेस में सहायक आचार्य, वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर चयनित चिकित्सकों को राजमेस के आदेश क्रमांक, जो इस डेट के आदेश क्रमांक है उसके अनुसार ही कार्यमुक्त किया जाएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी रिसेंटली मेडिकल ऑफिसर्स जो सिलेक्ट होंगे और जिनकी पोस्टिंग यूजुअली जून के आसपास या मिल जाएगी इनको पोस्टिंग्स, जो इस बार 15 जून को नीट पीजी एग्ज़ाम है, 15 जून को नीट पीजी एग्ज़ाम है, वो इसमें अपीयर होंगे। तो उसका रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 15 जुलाई को
और तब तक आपकी एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, तो आप उस समय होंगे प्रोबेशन पीरियड के अंदर। उस समय आप होंगे प्रोबेशन पीरियड के अंदर। तो इस जो नियम नंबर 7 लिखा हुआ है, ये उन कार्मिक, उन अधिकारी, उन मेडिकल ऑफिसर्स के लिए हैं जो कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर हैं और वो स्टडी लीव के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या नियम दे रखा है? उनके लिए यह नियम है कि परिरक्षा काल में कार्यरत चिकित्सक जो नीट पीजी में सम्मिलित होंगे, उन पर वित्तीय नियम विभाग की अधिसूचना नंबर 19/1/2022 के प्रावधान अनुसार पीजी हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं, जो अभी न्यू ज्वाइन करेंगे, उनका प्रोबेशन पीरियड होता है 1 ईयर का। और आप प्रोबेशन ईयर पूरा करने से पहले अगर आप नीट पीजी में सेलेक्ट होकर रिलीव हो जाते हैं, अगर आप नीट पीजी में सेलेक्ट होने पर आप रिलीव हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको स्टडी लीव नहीं मिलकर आपको दिया जाएगा असाधारण अवकाश। इस असाधारण अवकाश को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये ध्यान रखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अंदर राज्य सरकार किसी तरह का भार आपका वहन नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी सैलरीज हैं वो आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। आपको स्टाइपेंड जो आपके कॉलेज से मिलेगा, स्टाइपेंड जो आपके कॉलेज से मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। और ये अवश्य ध्यान रखें, जैसे अगर आपने 6 मंथ की सर्विस कर ली है और आपके प्रोबेशन काल पूरा होने में 6 मंथ बचा हुआ है, अगर 6 मंथ आपके और बचा हुआ है, तो नीट पीजी में आपका सिलेक्शन हो गया, आप रिलीव हो गए, आपने पीजी ज्वाइन कर लिया, तो आपको जब आप पीजी पूरी कर लेंगे, 3 ईयर कोर्स आप पीजी का पूरा कर लेंगे, उसके पश्चात, उसके बाद में आपको वापस ज्वाइनिंग करके 6 मंथ का जो आपका बचा हुआ प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा करना होगा। उसके बाद ही आपका प्रोबेशन पूरा गिना जाएगा और आप तभी आप परमानेंट होंगे, ये ध्यान रखें। और जिनका प्रोबेशन काल पूरा हो चुका है और 1 साल का और वो फिर पीजी में जा रहे हैं, तो उनकी सैलरी बनती रहती है। जो जो भी नियम मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि इन सर्विस जो प्रोबेशन पूरा कर चुके हैं उनके लिए क्या नियम है। पर जिनका प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ है उनको ईओएल मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलती है और उनको उनका स्टाइपेंड ही मिलता है जो कि मेडिकल कॉलेज से दिया जाता है। और अगर आप प्रोबेशन पूरा नहीं करते हैं तो आपको 3 साल की पीजी पूरी करने के बाद में आपको अपना बचा हुआ प्रोबेशन काल जो भी है, 2 महीने 6 महीने, वो पूरा करना होगा। और वो प्रोबेशन काल आप पूरा करने के पश्चात आपका नियमित वेतन और आपका नियमितीकरण का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। पॉइंट नंबर 8 में हम जानते हैं कि राज्य से बाहर पीजी अगर आपको मिलती है, पीजी, डीएनबी, डीएम, एमसीएच, अगर राज्य से बाहर आप चयन होते हैं तो वही प्रक्रिया है, आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको इन्फॉर्म करना होगा और आप निदेशक सर जन स्वास्थ्य के द्वारा कार्यमुक्त होकर ही आप आगे ज्वाइन करेंगे। अब नर्सिंग फार्मासिस्ट के लिए क्या प्रस्ताव दे रखा है? नर्सिंग फार्मासिस्ट पैरामेडिकल वर्ग द्वारा उच्च अध्ययन में राजकीय नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल कॉलेज में अनुमति संयुक्त निदेशक जोन द्वारा जारी की जाएगी एवं निजी कॉलेज के लिए अनुमति प्रस्ताव संबंधित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से निदेशक अराजपत्रित को प्रस्तुत किए जाएंगे। ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हम जान लेते हैं, चिकित्सक परीक्षाओं, साक्षात्कार, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों, फॉर एग्जाम्पल पीजी, डीएनबी, डीएम और एमसीएच आदि में चयन होने पर नियंत्रण अधिकारियों की कुछ शर्तें यहाँ पर दे रखी है, वो कैसे होगी। पहला, चिकित्सक का चयन एसआर और सीनियर रेजिडेंस में निजी चिकित्सा संस्थान में या राज्य से बाहर होने पर राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपने पीजी पूरी कर ली है और आप एज ए सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए स्टडी लीव लेते हैं, तो आपको राज्य सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय भार आपका वहन नहीं किया जाएगा। यानी आपकी सैलरी जो है, जो आपके एसआरशिप में आपकी कॉलेज द्वारा दी जाएगी, वही आपको मिलेगी। आपको स्टडी लीव प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सैलरीज मिलती है, अगर आप राज्य के अंदर से करते हैं, वो आपको नहीं दी होगी। सेकंड पॉइंट, सीनियर रेजिडेंट की अवधि राज्य एवं राज्य से बाहर अधिकतम 1 वर्ष की रहेगी। जैसे आप एसआरशिप करना चाहते हैं तो आपकी 1 साल की अवधि के लिए ही आप एसआरशिप कर सकते हैं, उसके लिए ही आपको स्टडी लीव प्राप्त और दी जाएगी। तीसरा पॉइंट जान लेते हैं, चिकित्सक द्वारा सीनियर रेजिडेंट बीच में छोड़ देने पर पुनः सीनियर रेजिडेंसी हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं आपने सीनियर रेजिडेंसी ज्वाइन कर लिया है और आपको नहीं पसंद आया वो कॉलेज और आपको छोड़ना चाहते हैं, तो आप दोबारा सीनियर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि 1 साल के लिए आपको दिया गया था। फोर्थ पॉइंट, राजस्थान में राजकीय चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त चिकित्सालयों
चिकित्सा महाविद्यालयों में एसआरशिप करने हेतु असाधारण अवकाश स्वीकृत करवाएंगे। यानी अगर आप अ, अतिरिक्त जो कि राजस्थान में नहीं है और कहीं और अगर आप एसआरशिप करते हैं तो उसके अंदर आपको ईओएल मिलता है। उक्त असाधारण अवकाश अवधि पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य प्रयोजनार्थ गणना नहीं होगी। साथ ही विभागीय चिकित्सकों को उक्त हेतु सीनियर रेजिडेंट करने के बाद 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा और 5 लाख का बॉन्ड आपको देना होगा अगर आप ये फॉलोइंग कोर्सेज के लिए अगर आप जाते हैं तो। यूटीबी पे जो लगे हैं, अगर वो सोचे उनको स्टडी का क्या प्रावधान दे रखा है, तो यूटीबी के लिए और जो सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हैं उनके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा कोई भी वित्तीय भार वहन नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये मोटा मोटा ये चीज़ समझिए आप कि अगर आप प्रोबेशन काल के अंदर हैं तो जितने ड्यूरेशन के अंदर, जैसे आपने अगर 3 मंथ की सर्विस पूरी कर ली और आपका सिलेक्शन हो गया, पीजी में आप पीजी में चले गए, तो रिमेनिंग मंथ जो हैं 1 साल में जो बच रहा है 9 मंथ, ठीक है, तो इन मंथ्स का आपको दोबारा पीजी पूर्ण करने के बाद में आपको ये प्रोबेशन पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका नियमितीकरण होगा और जितने वर्ष के लिए आप पीजी के लिए जाएंगे प्रोबेशन काल के अंदर, वो समय आपकी सर्विस का काउंट नहीं किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ना ही आपको उसके अंदर कोई राज्य सरकार द्वारा कोई आपका सैलरी का भार वहन किया जाएगा अगर आप प्रोबेशन काल में है तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपने प्रोबेशन काल पूरा कर दिया है तो आपकी सैलरी जो होती है वही जो नॉर्मल सैलरी बनती है वो बनती है। कुछ सैलरी आपकी जहाँ आपकी पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कुछ सैलरी वहाँ से बनेगी और कुछ सैलरी आपकी कॉलेज से बनती है। तो उसकी डिटेल वीडियो में आपको फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। पर ये जो एनओसी इसके अंदर जो मोटा मोटा इस पीडीएफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं वो ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हमको जो पता चल रहा है, पहली चीज़ कि आपको 15 डेज पहले, जैसे कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको 15 डेज प्रायर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। ओके, 15 डेज पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। किनको लिखेंगे आप अपने डीडीओ को लिखेंगे या आप डीडीओ से फॉरवर्ड करवा देंगे सीएमओ साहब को, ठीक है। वो आपकी एज ए इंटीमेशन लेटर उसको हम बोलते हैं उसको, ठीक है, एज ए इंटीमेशन लेटर कि आप किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। ये आप सभी ध्यान रखें, जो भी सब न्यूली ज्वाइन मेडिकल ऑफिसर्स होंगे वो ज्वाइनिंग के 15 दिन पहले, ज्वाइनिंग एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एक लेटर लिख लें अपने डीडीओ को और सीएमओ साहब को, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। तो अब एनओसी की आवश्यकता नहीं है, आपको 15 दिन पहले एक एप्लीकेशन लिखनी है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोबेशन काल के अंदर हैं, जो कि अभी जो न्यूली ज्वाइन मेडिकल ऑफिसर्स होंगे वो प्रोबेशन में होंगे, तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको 3 ईयर पीजी जो आप पढ़ाई करेंगे, उस पीजी पूर्ण होने के बाद ही, या आपकी पीजी पूरी होने के बाद में आपको प्रोबेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। वापस आके आपको प्रोबेशन पूरा करना पड़ेगा कंप्लीट, और उसके बाद ही आपका नियमितीकरण होगा। और जो पीजी की अवधि होगी, ड्यूरेशन होगा 3 साल का, वो आपका सर्विस में काउंट नहीं होगा, वो आपके सर्विस में काउंट नहीं होगा। आपको उस कंडीशन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इशू की जाती है। ये वो है जो प्रोबेशन काल के अंदर है। अगर आप परमानेंट है तो आपकी वो 3 साल की सर्विस जो होती है वो आपकी एज अ स्टडी लीव सेंक्शन होती है और आपकी वो सर्विस आपकी पेंशन के अंदर और फर्दर इंक्रीमेंट्स के अंदर वो आपके काउंट की जाएगी। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए जो स्टडी लीव के रिगार्डिंग है। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं आपको लिंक के मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get more videos, more informative video regarding the services. Thank you so much.